सेक्शन 89, इसको देखते हैं ज़रा। इसका कॉन्सेप्ट ये है दो 2019, 20, 21, अगर ये हमारे टैक्स ईयर्स हैं 4, 2019 से लेके 2023 तक, अगर किसी ऑथर को अपना बुक मुकम्मल करने में, जो वो बुक राइट कर रहा है उसको मुकम्मल करने में, या कोई अपना आर्टिस्टिक वर्क करने में 24 महीने या उससे ज़्यादा लग गए हैं, 24 मंथ्स इक्वल या ग्रेटर, 24 महीने या उससे ज़्यादा लग गए हैं किसी एक ऑथर को अपना बुक को कंप्लीट करने में। मिसाल के तौर पे उसने 19 से शुरू किया था और 23 में जाके उसने अपना काम पूरा किया, ठीक है। और जब उसका यहाँ पे काम पूरा हुआ तो उसको रॉयल्टी की मद में कुछ अमाउंट मिल गई, 6 मिलियन इस महीने मिल गया रॉयल्टी की मद में। बुक पब्लिश करते हैं तो बुक के अगेंस्ट आपको रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल जो हमारा स्टैंडर्ड एक चलता है, जैसे जैसे वो बुक पब्लिश होती है उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते रहते हैं, ठीक है। और रॉयल्टी जो होती है वो उस ऑनर की होती है जिसकी किताब होती है। तो अगर एक ऑथर को एक बुक पूरी करने में 24 महीने से ज़्यादा लग गया, और हम मिसाल करते हैं कि उसने 19 से शुरू किया और 23 के अंदर जाके उसने अपनी बुक कंप्लीट की, और इस साल में उसको 6 मिलियन मिला, तो लॉ ये कहता है, इस बात की इजाज़त देता है कि अगर उसको 24 महीने से ज़्यादा लग गया तो जिस साल वो पैसे आए रॉयल्टी की मद में, उन पैसों को उस साल और पिछले 2 सालों में इक्वली तकसीम करने की इजाज़त दे देता है। जिस साल वो पैसे आए उस साल और उससे पिछले 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग सालों में उसे तकसीम करने की इजाज़त दे देता है। मतलब ये वो अलाउ करता है कि आप 6 मिलियन सिर्फ 2023 में टैक्सेबल बनाने की बजाय आप क्या करें, 6 को तकसीम कर लें 3 पे, और 2 इस साल कर लें, 2 इस साल कर लें और 2 इस साल कर लें, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? हमने वो स्लैब रेट्स पढ़े थे ना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ रहा है। तो अगर वो 6 मिलियन पे टैक्स लगाएगा 2023 में, तो टैक्स का रेट उसे क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अगर वो
यहाँ पे जनरल रूल लिखा है कि जो माइनर चाइल्ड की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी वो पेरेंट की हाईएस्ट जो होगी, जिन दो में से जिसकी भी हाईएस्ट होगी, टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। ये बात उसने लिखी है यहाँ पे। लेकिन नीचे वाली लाइन में उसने क्या लिख दिया है, द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। जो उसने ऊपर बात लिखी है वो नहीं अप्लाई होती टू द इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड फ्रॉम अ बिजनेस एक्वायर्ड बाय चाइल्ड थ्रू इनहेरिटेंस। अगर उसने इनहेरिटेंस के अंदर बिजनेस एक्वायर किया है तो ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। तो अगर इनहेरिटेंस में बिजनेस अप्लाई किया है तो ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। तो इस पे भी टैक्स कौन सा लगेगा, जो शेड्यूल्ड रेट्स के मुताबिक टैक्स, जो टेबल 2 के मुताबिक टैक्स रेट्स। ठीक है, तो बात को उसका लिखने का अंदाज थोड़ा मुश्किल है, फ्लो से पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ जी भाई, लगी समझ? आप दोनों को लगी समझ? पक्की बात है? मैं पूछ लेता होता हूँ रात बीच में, फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना बस। और ये लगेगा माइनर चाइल्ड में जो 18 साल से कम जिसकी उम्र हो। ठीक है जी, ये कुछ टैक्स की ट्रीटमेंट थी। बेसिकली ये आपको इसलिए पढ़ाई है कि नॉर्मली हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सेपरेटली हर कोई टैक्स करवाएगा, टैक्स लगेगा एज पर द टैक्स रूल्स। लेकिन ये साथ में ये 3 ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिन पे इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स रेट्स की एप्लीकेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर डिसीज्ड हो उसमें क्या करना था, अगर वो ऑथर हो तो क्या करेगा, और अगर वो माइनर चाइल्ड है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। तो इस वजह से ये उसी फ्लो के अंदर ये चीज़ आई थी, तो इसको हमने कवर कर लिया। अब हम आज अपना एक कुछ कॉमन रूल्स भी हैं इसके अंदर। कॉमन रूल्स चैप्टर 4 के एंड पे दिए गए हैं, वो मैं आपको साथ साथ एक एक करके पढ़ाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो दिल है वो ये है कि आज हमें अपना एक हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करें जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि 5 हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये सारी इनकम्स ऐड होती हैं। और इनकम्स कैसे निकलती हैं कि जो इसके अंदर चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट हो उसमें से क्या लेस करते हैं, डिडक्शंस लेस करते हैं, तो यहाँ पे इनकम आती है। अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी आएगी, ऐड होगी, नीचे जाके लेस होगी, फिर उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस होते हैं हमारे, और फिर आपकी ये टैक्सेबल इनकम कहलाती है। क्वेश्चन में वो आपको देगा कि एक बंदा है वो जॉब करता है और साथ में उसने अपना एक घर रेंट पे दिया है, तो जॉब करता है तो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ जाएगी, और घर रेंट पे दिया है तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो हमने इस लिहाज से इस सिनेरियो को बनाना होता है कि ये हमारा मेन पेज है, इसके अंदर भी बहुत कुछ ऐड होगा। टैक्सेबल इनकम है, फिर टैक्स लायबिलिटी का भी मैंने आपको बताया था। तो हमने हर इंडिविजुअल के लिहाज से ये देखना होता है कि हर इंडिविजुअल क्या सैलरी कमा रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या उसका बिजनेस है, क्या उसने शेयर्स के अंदर कोई सेल परचेज किया है, क्या अदर सोर्स किया है। ठीक है, जो जो उसने किया वो यहाँ इनपुट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम बनाते हैं। फिर ये टैक्स रेट्स लगाते हैं, टेबल 1 2 जो भी लगता है, और फिर आगे जाते हैं। अब हम ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आता है इसको डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर 6 है बुक के अंदर। आई थिंक यार उसको कह रहा है ये बंद हो गया है चार्जिंग इसकी, पीछे से ऑन कर दे। चैप्टर 6 है अभी जो आपके पास करंटली बुक्स है, उसमें चैप्टर 6 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो निकाल लें जरा पेज में। यार मेरा अभी लैपटॉप बंद है 94।
ये चल अब चल रहा है। हाँ पेज नंबर 94 था जी। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन में आए। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले जो चीज़ इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज़ें इसके अंदर एज ए इनकम के तौर पे आती हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है कि हर हेड ऑफ इनकम पे कुछ ऐसी अमाउंट्स होती हैं जिन पे टैक्स लगता है, ठीक है। हम उन इनकम्स के ऊपर उन अमाउंट्स के अंदर से, उन अमाउंट्स में से वो चीज़ें लेस कर जाते हैं अलाउएबल डिडक्शंस। उन अमाउंट में से वो अमाउंट्स लेस कर देते हैं जो हमें टैक्स ने अलाउ की है लेस करना, और फिर हमारी जो एक अमाउंट आती है उसे हम इनकम कहते हैं। ये जो इनकम का वर्ड है ना, ये कैसे आता है कि अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स, वो कौन सी अमाउंट्स है जिन पे टैक्स लगना है, उसमें से वो कौन सी अमाउंट्स हैं जो हमें टैक्स वाले अलाउ करते हैं कि आप डिडक्ट कर ले इसमें से, फिर जो अमाउंट आएगी वो इनकम कहलाएगी। सही है, जो जिसको हम कह रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सवाए सैलरी के। सैलरी पे मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस कोई नहीं अलाउ होती। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट कि कौन सी अमाउंट्स ऐसी हैं जो चार्जेबल टू टैक्स हैं, जिनमें टैक्स लगता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि वो कौन से खर्चे हैं, कौन सी डिडक्शंस हैं जो टैक्स ने हमें अलाउ किया कि भाई आप इसमें से लेस कर दें। ठीक है, तो हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले वो वाली अमाउंट्स पढ़ेंगे जो चार्जेबल टू टैक्स हैं, और फिर हम वो डिडक्शंस पढ़ेंगे जो हमें इसमें से लेस करने की इजाजत है। ये ना सिर्फ इसमें पढ़ेंगे बल्कि हम बिजनेस में भी पढ़ेंगे और बाकियों में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसके अंदर जो अमाउंट्स चार्जेबल टू टैक्स हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। इसमें जी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स सबसे पहले आता है रेंट। अगर आपको कोई रेंट मिल रहा है तो वो चार्जेबल टू टैक्स है। आप लोग जरा फोकस करें कॉन्सेप्ट्स पे, लिखने का टाइम एंड पे दे दूंगा। ठीक है, सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, जस्ट फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स। रेंट जो आपको मिल रहा है वो आपको चार्जेबल टू टैक्स है। रेंट किस फॉर्म में? रेंट जो रिसीव्ड हो चुका है और रेंट जो रिसीवेबल है। जो मिल चुका है वो रेंट, और जो मिलने वाला है जो रिसीवेबल है। इट मींस अगर मैं ये कहूं कि रेंट की जो बेसिस है टैक्स होने की वो अक्रूअल बेसिस